साधना न्यूज के खास कार्यक्रम लोकायत चर्चा में हमारे साथ आज मौजूद है स्कूल शिक्षा मंत्री केदार कश्यप जी। और खास बात यह है कि केदार जी को राजनीतिक विरासत में मिली है और जिस तरह से बस्तर क्षेत्र से केदार जी प्रतिनिधित्व करते हैं, बस्तर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन अगर यहाँ पे विकास की बयान की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद में जो एक छटा यहाँ पे बनी है, उस छटा के बाद कहीं ना कहीं एक बस्तर में विकास की एक अलग बयान रही है, आपको विरासत में मिली है। और खासतौर पर केदार जी आपसे जानना चाहे इस विरासत का आप किस क्षेत्र को बेहद पसंद करते हैं? सर्वप्रथम तो मैं साधना न्यूज के दर्शकों का नमस्कार करता हूँ और आपने मुझे आमंत्रित किया है और जो विषय आपने यहाँ पे रखा है तो मैं राजनीतिक परिवार का हूँ और पिताजी प्रोग्राम राजनीतिक जनता से जुड़े हुए, लेकिन उन्होंने राजनीति में जो हमको करना सिखाया है और जो बातें उन्होंने ध्यान में दिया है, जब तक हमको मतलब डाउन टू अर्थ होकर के नहीं सोचेंगे, जब तक हम उसकी हस्ती पर लड़ाई नहीं करेंगे, तब तक हम अपना वजूद स्थापित नहीं करेंगे। और आज भी हम इनके यहाँ के वनवासी भाइयों का और यहाँ के हमारे जो बस्तरवासियों का हम उसकी हस्ती लड़ाई करते हैं और उनके लिए क्या विकास की लिए क्या संभावना हो सकती है उस पर हम क्या करते हैं, उस पर हम कार्रवाई करते हैं, जो विश्वास करते हैं। और जहाँ तक केंद्र में सरकार बनने के बाद हो या फिर राज्य में जब हमारी 12 साल की सरकार है, उसके बाद लगातार विकास के क्षेत्र में और जो लगातार उन क्षेत्रों को जोड़ने का प्रयास सरकार ने किया है हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा और माननीय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा कि कैसे हम वनवासी क्षेत्र के लोगों को विकास की योजना बनाएं, उनको कैसे हम विकास के साथ में जोड़ें। और लगातार उन क्षेत्रों में माननीय प्रधानमंत्री जब पहली बार आए तो 25,000 करोड़ रुपए का उन्होंने सृजन किया है और एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया है। एक पूर्व की योजना जो नगरनाथ स्टील प्लांट है वो भी लगभग पूर्णता की ओर है। नए जिले बनने के बाद जो उन क्षेत्रों में चाहे वो बीजापुर हो, चाहे सुकमा हो, कोंडागांव हो, नारायणपुर हो, आज कहीं न कहीं से शिक्षा और जो उनकी बुनियादी आवश्यकता है वो आवश्यकता आज पूरी हो रही है। इन आवश्यकताओं के अलावा अगर बात की जाए बस्तर में, बस्तर एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और बस्तर की जब भी बात होती है तो नक्सल आ ही जाता है सबके जहन में। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि आदिवासियों के, किसानों के कंधे पर बंदूक नहीं, हल होना चाहिए, तभी इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। अब क्या लगता है कि इस समस्या का क्या हल है? आपने पहले कहा कि इस समस्या का क्या हल है और आपके नजरिए में, क्योंकि आप वहां से आपका उत्तर ही हल है। नहीं, क्या है, तो आप जमीनी प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, आज जो कहते हैं योजना 25-30 वर्षों तक लंबी थी, हमारे पोसाटेगा परियोजना जो मध्यम सिंचाई परियोजना है, वो योजना आज हमारी सरकार में पूर्ण हो चुकी है। लगभग 11,000 हेक्टेयर हम वहाँ पर सिंचित करने की योजना बनाते हैं और उसमें सिंचित के माध्यम से हम अपने वहाँ किसान भाइयों को उसका लाभ देते हैं। अब जब कहते हैं हमारा दंतेवाड़ा जिला, जो दंतेवाड़ा जिला में जैविक खेती के नाम से हमारे लोग खेती कर रहे हैं और जो हमारे वनवासी बंधु हैं वो पारंपरिक रूप से खेती करते हैं। आज देखिए एग्रीकल्चर के सेक्टर में हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं से हम लोग रासायनिक खाद का और इन सब चीज़ों का उपयोग करने के कारण से हम एक उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और उसके कारण से हमारा जो वातावरण है वो खराब होता है। लेकिन जो हमारे वनवासी भाई हैं वास्तविक रूप से वो पारंपरिक रूप से खेती करता है और उसका लाभ उसको मिलना चाहिए। और अभी दंतेवाड़ा ने जैविक खेती के रूप में उसको एक पुरस्कार भी मिला, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि कमल पुरस्कार भी उसको प्राप्त हुआ है। तो ये एक प्रोत्साहित करने का काम दंतेवाड़ा जिला ने किया है। दंतेवाड़ा जिला के माध्यम से अब अन्य जिलों में भी इसका प्रचार होगा। जिस क्षेत्र से आप निकले और राज्य स्तर पर आपने अपनी पहचान बनाई, देखिए एक ऐसा मौका भी आया जब आपकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर हुई, क्योंकि तमाम जगहों पे जो रिजल्ट है वो काफी देरी से आती है हर बोर्ड के, लेकिन छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल आपके शिक्षा मंत्री रहते, वहां का जो रिजल्ट था वो 1 महीने के अंदर ही आ गया, चाहे 10वीं का हो चाहे 12वीं का हो, और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी काफी चर्चा हुई।
चाहे स्थानीय अखबारों की बात कर ले, चाहे अंग्रेजी अखबारों की बात कर ले, राष्ट्रीय अखबारों की, तमाम अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से रखा कि आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करने वाला एक मंत्री ने कर दिखाया, 1 महीने के अंदर रिजल्ट ला। देखिए, इसके लिए तो हमारे सारे माध्यमिक शिक्षा मंडल के और हमारे सारे जो शिक्षा वर्ग से जुड़े हुए अधिकारी, उन्होंने सब मिलकर के कार्यक्रम को संपादित किया, उसको मैं बधाई देता हूँ। इस वर्ष और इस वर्ष भी हमारी कोशिश है कि हम सबसे पहले इस रिजल्ट को हम घोषित करें। और जो हमारा जो शिक्षा सत्र है, अब हम लोग 1 अप्रैल से हम प्रारंभ करेंगे। 1 अप्रैल से प्रारंभ करने के बाद जो हमारे जो गर्मी की छुट्टियां लगती थी, जो समय होता था, उस समय का सदुपयोग हमारे छात्र कर सके, ऐसा हम लोगों ने रणनीति तैयार किया है। और रिजल्ट यदि जल्दी आता है तो निश्चित तौर पर बच्चे का मन पढ़ाई में और ज्यादा अच्छी तरीके से लगता है, और हमारे बच्चों में क्षमता है, हमारे शिक्षकों में भी क्षमता है, उनको सही तरीके से उपयोग करें तो निश्चित तौर पर हमारा छत्तीसगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जाता है। यहाँ पे जो दर्शक है वो ये जानना चाहते हैं, क्योंकि सबको सहूलियत चाहिए, सबको रिजल्ट परिणाम समय पे चाहिए, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होती है उस मेहनत को कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, ये हमने परीक्षा दी, हमें तो समय पर चाहिए, हमको एडमिशन लेने आगे बढ़ना है, लेकिन आपने इसको किस तरह से जमीन पर उतारा, क्योंकि एक टास्क तो था सिस्टम। बिल्कुल, इसमें पूरे मैंने तभी कहा माध्यमिक शिक्षा मंडल और हमारे जो शिक्षक हैं जो इस काम में जुटे और उन्होंने रात दिन मेहनत करके इस कार्य को अंजाम दिया। और मैंने कहा कि हमारे शिक्षकों में क्षमता है और क्षमता तो है, लेकिन लीडरशिप होनी चाहिए। हमने कैसे आगे बढ़ाया, वो वही लीडरशिप होनी चाहिए। हमने उनको इस बात में प्रोत्साहित किया, इस तरीके से करेंगे तो हम अपने एजुकेशन सिस्टम को अच्छे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और हमारे शिक्षकों ने उस बात को साबित किया। और शिक्षक पूरे समाज का निर्माता होता है, हमारे आने वाले भविष्य का निर्माता होता है। यदि वो मन में ठान ले, और हमने भी इस बात को संकल्प किया कि हम समय पर इसको रिजल्ट देंगे, और उसको रिजल्ट के लाकर हमने दिखाया। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा थी कि हमारा रिजल्ट पहले आए, और हमारे बच्चों ने भी अच्छा उसको साबित करके दिखाया। रिजल्ट तो काफी अच्छा है, लेकिन अभी जो ग्रेडिंग सिस्टम हुई है तमाम स्कूलों की, उस ग्रेडिंग सिस्टम पे कहीं ना कहीं A, B, C, D अधिक कर रहे हैं। A, B में आने की कोशिश है, और ऐसे में जो शिक्षा गुणवत्ता अभियान चलाया गया, दूसरा पखवाड़ा भी चला अभी हाल ही में, अब क्या लगता है शिक्षा गुणवत्ता अभियान, क्योंकि उसके बाद अभी ग्रेडिंग होनी बाकी है, ग्रेडिंग में सुधार होगा? बिल्कुल, पूरे प्रदेश में जब हम बात करें तो 60,000 हमारे स्कूल हैं, जिसमें प्राइमरी और UPS और हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, जहाँ पर हमारे लगभग 60 लाख से ऊपर बच्चे पढ़ते हैं। और 15,000 हमारे ऐसे स्कूलों की हम लोगों ने जो ग्रेडिंग किया, तो उस ग्रेडिंग में C और D की ग्रेडिंग की हम लोगों ने उसको कोशिश किया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त हम गुणवत्ता वर्ष के रूप में मना रहे हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से हम लोग इस वर्ष को रखा हुआ है, गुणवत्ता वर्ष के नाम से। और हमारे जो C और D के श्रेणी के जो स्कूल हैं वो A और B श्रेणी में आए, इस बात से हमारी कोशिश है। और हमारे शिक्षक इस पर कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे जो अफसर जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े, उससे एक मैसेज गया कि सरकार के पूरे, चाहे वो जनप्रतिनिधि या अधिकारी, वो सब चाहते हैं कि शिक्षा के स्तर में अच्छा पहल हो, और उसका क्या कहते हैं निचले स्तर पे जाए। हमारी कोशिश ये है कि हम एज ए टीचर काम करेंगे, हम वहाँ पर शिक्षक की भांति वहाँ पर अपना, मैं भी शिक्षक होता तो कैसे करते हैं हम वहाँ पर व्यवस्था को सुदृढ़ करता, इस भाव के साथ में गए। मैं स्वयं भी एक स्कूल में गया और वहाँ पर जाकर के मैं इसी बात पे आ रहा था कि शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत ये देखने को मिला कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह गए राजनांदगांव, विवेक ढांड चीफ सेक्रेटरी थे, वो चले गए गरियाबंद, आप भी गए बस्तर में, आप लोग गए जो एक नेम सेम के रहा है। लेकिन जब आह्वान किया गया कि तमाम अधिकारी जाए ग्राउंड लेवल पे, ये लोग कहीं ना कहीं नहीं दिखे, आप लोग दिखे। शिक्षक पहले तो मेरा सवाल इसी से है कि जब आप एक शिक्षक के तौर पर जब आप स्कूल में मौजूद थे, आपने क्या महसूस किया? नहीं, शिक्षक के तौर पर मैं महसूस किया कि कहीं ना कहीं से देखिए, छात्र के तौर पर तो आप रहे होंगे, लेकिन शिक्षक के तौर पर तो आप कभी आप किस तरह की भूमिका नहीं निभाया होगा आपने, और आप शिक्षक के तौर पर एक भूमिका आपने थे वहाँ पे।
ये पहला अवसर था कि मैं वहाँ पे शिक्षक वहाँ पर गया और शिक्षक की बातें मैंने उनको पढ़ाया और जो भी बातें बच्चों के माध्यम से मैंने देखा बच्चे हमारे पूछने में संकोच करते हैं, कोई जानकारी लेने में संकोच करते हैं, जिज्ञासा का भाव थोड़ा सा कहीं न कहीं से कम होता जा रहा है। तो ये जो भाव है कि मुझे मालूम है, लेकिन यदि हम उसको पूछे तो वो बता नहीं पाए तो उस स्थिति में बड़ी खराब होती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे में एक जिज्ञासा का भाव आया और उसके साथ साथ वो प्रश्न पूछ करके अपने उत्तरों का समाधान करें, प्रश्नों का समाधान करें। और मैंने इस बात को जोर दिया कि आप लोग जब स्कूल आए तो स्कूल आने से पहले जो पाठ्यक्रम आपको पढ़ाया जा रहा है उस पाठ्यक्रम को एक दिन पहले पूर्व में पढ़ के आए तो आपके मन में जो प्रश्न उपस्थित होंगे उस प्रश्नों को आप सीधे सीधे शिक्षक से सवाल कर सकेंगे और उसके माध्यम से आपको उत्तर आपको मिल जाएगा। तो मैंने इस बात के लिए गुरु शिक्षक से भी कहा कि आप भी पहले एक दिन पहले पढ़ कर आए कि इसको कहते हैं कैसे पढ़ाया जाता है कि हमारे बच्चों को सीधे सीधे उनके जहन में पढ़ना रटना अलग बात है और समझना अलग बात है। बच्चे हमारे भी समझ नहीं पाएंगे तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं। लेकिन आपने कुछ औचित्य को समझा कि ये होना चाहिए शिक्षा विभाग में, जैसे स्कूल शिक्षा विभाग को आपने मर्ज किया जो एक लंबे समय से मांग थी। छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद से ही लगातार मर्ज और इसको अलग रखने को लेकर तमाम बहस हुई, लेकिन आपने जो एक पहल की है उसका स्वागत हो रहा है हर तरफ। देखिए शिक्षा के लिए हर अलग अलग विभाग शिक्षा में काम करता था, जैसे ट्रैवल वेलफेयर है, एजुकेशन को करी जाता था, हमारे नगरीय निकाय विभाग, इस तरीके से 3-4 विभाग मिलकर के अलग अलग तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में काम करते थे। तो मत नहीं होने के कारण से शिक्षा में जो प्रभावित हो रही थी, एक छत के नीचे यदि काम होगा निश्चित तौर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और इसके तत्कालिक रूप से तो मुझे नहीं लगता, लेकिन आगामी भविष्य में इसके लॉन्ग टर्म इसके परिणाम तो देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टर्म में तो ठीक है उसके परिणाम नहीं आते, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। जब शिक्षक उसमें लोककरण के तहत में सर्व शिक्षा अभियान के तहत में शिक्षक निचले स्तर पर बहुत सारे स्कूल खुल गए और पहले ट्रैवल के लिए और एजुकेशन को अलग अलग दृष्टि से किया गया था, लेकिन ट्रैवल एजुकेशन आखिर हम बच्चों के लिए हम शिक्षा दे रहे हैं, हम शिक्षा अपने उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए भी एक विभाग एक निर्णय करे, उस निर्णय के आधार पर सब काम ये भी सीखते हम लोग। आपने बच्चों के लिए किया, छात्रों के लिए किया, गाँव के लिए भी किया, शिक्षकों के बारे में भी आपने सोचा कि उनका वेतन सही समय पर मिले। एक बहुत अच्छी पहल देश के तमाम राज्यों में ऐसा देखने को मिलता है कि जो शिक्षक होते हैं वो वेतन को लेकर काफी चक्कर लगाते हैं, काफी पैसों पे इसमें काफी परेशान होते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो एक अच्छी पॉजिटिव देखने को मिली है कि अब वेतन उनको समय पर मिलेगा। देखिए हमारी पूरी कोशिश है, हम तो पूरे एजुकेशन के हमारे जो टीचर्स हैं इनका पोर्टल बना रहे हैं ताकि हम उनके समय सीमा में हम उनको उनका वेतन हम दे सकें और हमारी कोशिश होगी कि हम उनका वेतन महीने के फर्स्ट वीक में हम उनको उपलब्ध करा दें। वैसे कोशिश तो ये है कि हम 1 तारीख को हम उनको उपलब्ध करा दें, लेकिन कहीं यदि विलम्ब होता है तो हम 3-4 दिन के भीतर में हम उनको उपलब्ध करा देंगे, ये हमारी कोशिश है। और हमारा मानना है कि जब शिक्षा जगत से जुड़े हमारे यदि शिक्षण का अधिकार खुद रहेंगे, यदि वो उनको समय में वेतनमान प्राप्त होगा निश्चित तौर पर अपने जो शिक्षा के प्रति ज़्यादा गंभीरता के साथ में काम करेंगे। आखिर हमारे प्रदेश में जो बच्चे पढ़ते हैं, आप और हमारे ही बच्चे पढ़ते हैं और उनकी शिक्षा के लिए यदि गुरुजन अपना सर्वस्व निकाल करके वहाँ पर अपनी सेवा देता है तो उसके लिए भी हमको कुछ न कुछ चिंता करनी चाहिए। इस स्थिति से हम लोगों ने इस पर कार्य किया और इसकी सफलता की प्राप्त की। आपने शिक्षा गुणवत्ता को लेकर काफी अच्छा काम किया और शिक्षा गुणवत्ता को लेकर जो तमाम प्रयास चल रहे हैं उसकी तो तारीफ हो रही है, लेकिन इस बीच कुछ स्कूल बंद किए गए और विपक्ष ने इसको सीधे सीधे निशाने पर लिया। एक तरफ आप शिक्षा गुणवत्ता की बात कर रहे हो, स्कूलों को बंद किया जाए। देखिए हम स्कूल शिक्षक हम स्कूल बच्चों के लिए हैं, यदि एक ही कैंपस में 2-3 स्कूल चलता है जहाँ पर हमारे बॉयज़ के अलग और गर्ल्स के अलग, तो अब हम बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग स्कूल नहीं चला सकते। वो एजुकेशन का जमाना है। यदि हम अपने बच्चों को एक साथ रख के पढ़ाएंगे और हमारी क्षमता है तो वहाँ पर उन बच्चों को उत्साह देंगे। और कोई भी स्कूल हमने बंद नहीं किया है, हमने स्कूल को मर्ज किया है। हमारे बच्चे इसी चीज को साफ करने की जरूरत है कि स्कूल को बंद नहीं किया गया, उसे मर्ज किया गया है। लेकिन हमने
हर हमेशा ये बात होता है कि हमने किसी चीज को बंद नहीं किया है, उसको हमने एक स्कूल के नाम से चलाया है और एक स्कूल में हमने लगभग 2700 लगभग हमारे स्कूलों को स्कूलों के साथ साथ में आदर्श आपने महाविद्यालय विद्यालय बना है, आदर्श विद्यालय किस तरह का ये स्कूल है और यहाँ पर क्या क्या पैराडाइम रखे गए हैं जिसके तहत बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दिया जा सके? नहीं, देखिए हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर हमारे शिक्षकगण बहुत अच्छा बेहतर काम कर रहे हैं और उनके माध्यम से हम एक आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि हमारे जो आदर्श स्कूल है, जो स्थानीय व्यवस्था में उन्होंने अपने आप को अच्छे तरीके से स्थापित किया है, तो उन स्कूलों को के माध्यम से अन्य स्कूल भी सराउंडिंग जिले में आते रहते हैं, 10-12 स्कूल रहते ही हैं जहाँ पर हमारे अच्छा आदर्श रूप से काम करते हैं। उस देख करके अपने स्कूल को कैसे हम एक आदर्श स्कूल के रूप में स्थापित करें, ये हमारी कोशिश होगी। दूसरा हमारा जो हम लोगों ने जो बड़े बड़े क्या कहते हैं एजुकेशन हब बना रहे हैं, रेसिडेंशियल स्कूल बना रहे हैं, उसके माध्यम से हम अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे। प्रयास में हम लोगों ने बच्चों को यहाँ पर डाला है जहाँ पर हमारे बच्चे उनके सपनों के अनुरूप और हम सबके सपनों के अनुरूप हमारी कोशिश के अनुरूप वो प्रयास पूरी तरीके से कर रहे हैं और अच्छी सफलता सपनों को आप उड़ान दे रहे हैं एक तरह से, जिस तरह से AIEEE, IIT तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें छत्तीसगढ़ कहीं नजर नहीं आता था, आदिवासी क्षेत्र के बच्चे। अब उस क्षेत्र के बच्चे काफी प्रमुखता से और अपने हक की लड़ाई वहाँ पे और हक से ले रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं इसमें सरकार की जो भूमिका है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्योंकि हमारे बच्चों की क्षमता है, हमारे शिक्षकों में क्षमता योग्यता है, लेकिन हम उनको यदि मंच नहीं देंगे तो वो अपनी योग्यता कहाँ समझ कर पाएंगे। हमने वही कोशिश किया कि हम उनको यदि बच्चे हैं, यदि नक्सल प्रभावित क्षेत्र का बच्चा है, यदि वहाँ पर एक शिक्षक नहीं है, फैकल्टी नहीं है, टीचर नहीं है, तो उनको यदि हम अच्छी सुविधा उपलब्ध कराएं, उनको यदि हम इस तरीके से कोचिंग के लिए हम तैयार करें तो वो बच्चे तैयार हो सकते हैं और वो बच्चे केवल तृतीय वर्ग या चतुर्थ कर्मचारी तक की सपना उनका न रहे, इस दृष्टि से हम लोगों ने कोशिश की। हमारे बच्चे आज आप सोचिए कि अबूझमार्ग क्षेत्र के रहने वाले बच्चे यदि कहते हैं दिल्ली के हिंदू कॉलेज में जाकर पढ़ते हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जो प्रिमिटिव ट्राइब्स के बच्चे हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स के बच्चे यदि कहते हैं हिंदू कॉलेज में जाकर पढ़ सकते हैं, तो हमारे सामान्य क्षेत्र के बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते? सामान्य क्षेत्र के बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते? लेकिन अब आपने जिस तरह से बस्तर में जो काम किया है, ई लर्निंग की भी सुविधा आप लेकर वहाँ पे लेके आए, किस तरह की ये योजना है और किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है? नहीं, हमने ई लाइब्रेरी में हम ई लाइब्रेरी से ई लर्निंग, लाइब्रेरी होगी तब तो लर्निंग होगी। हमने ई लाइब्रेरी के माध्यम से हम वहाँ पर उनको सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के डिस्ट्रिक्ट से पूरी तैयारी करने के लिए हम लोगों ने उनको संसाधन उपलब्ध कराया है और उसका बच्चे अभी धीरे धीरे लाभ ले रहे हैं और अब वो बच्चे अब कॉम्पिटिशन एग्जाम के डिस्ट्रिक्ट से तैयार भी हो रहे हैं। तो पहले बच्चों को जो केवल PET और PMT के ही जानते थे, आजकल इतने कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, किस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र की क्या तैयारी उनको सामग्री मिलनी चाहिए, वो सामग्री आज उनको वहाँ पर डिजिटल इंडिया जो एक अभियान चला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, उस योजना को आपने नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर में भी काफी सुगमता के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की है। अभी हम लोग और इस पे एक कदम आगे और जा सकते हैं। अभी हम 27 जिले के सभी उसमें हम इसको और जहाँ पर नेटवर्क है वहाँ पर हम डिजिटल क्लास का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। किस तरह की क्लास होगी? डिजिटल क्लास की आपने बात की। डिजिटल में तो बच्चे ये जानते हैं कि जो शब्द है उनके आसपास उड़ते दिखेंगे, वो उसमें घूमते और दिखेंगे, इस तरह की कुछ चीजें। देखिए बहुत सारी चीजें जो हमको एनिमेशन के माध्यम से या फिल्म के माध्यम से तत्काल समझ में आती है, तो वो जल्दी से वैसे हमारे डिजिटल क्लासरूम में ऐसे हम उनको शिक्षा प्रदान करेंगे जहाँ पर वो देख करके सीख सकें और अपना ज्ञानवर्धन कर सकें। ये हमारी कोशिश है और उसके लिए हम टीचरों को भी उसके लिए तैयार करेंगे ताकि वो उस डिजिटल क्लासरूम को ले सकें। अलग अलग क्लासरूम उसको चलते हैं हो रहे हैं, जहाँ पर कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ पर टीवी उपलब्ध होता है, वहाँ पर हम स्कूल शिक्षा में आपको क्या लगता है कि और क्या करने की जरूरत है और क्या पहल होनी चाहिए जिससे यहाँ की जो स्कूल शिक्षा है एक तमाम काम हो रहे हैं? देखिए हमेशा सेटिस्फेक्शन, आदमी अगर सेटिस्फाइड हो जाए तो फिर आगे बढ़ने का सोचे ही ना, तो इसलिए आदमी को आगे का भी रोड मैप तैयार कर रखना चाहिए, हमें इस ओर बढ़ने की जरूरत है।
अब क्या लगता है, क्या करने की जरूरत है अभी स्कूल शिक्षा में? देखिए, स्कूल शिक्षा में बहुत सारे काम हुए पहले भी, मतलब 10-12 साल में इस तरीके से स्कूल शिक्षा के अंतर्गत में जो काम किया गया है, और आने वाले समय में सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है शिक्षक। यदि हम शिक्षक को प्रोत्साहित कर दें, उसको यदि हम स्कूल में क्लास लेने के लिए और उस बच्चे को प्रस्तुत करते हैं गंभीरता के साथ में काम करने के लिए, उसी तरह से इसके परिणाम अच्छे हैं। उसके साथ साथ समाज की भागीदारी स्कूल के साथ निश्चित हो, ये हमारी कोशिश होगी। इसलिए आपने ग्राम पंचायत स्तर पर तमाम लोगों को, मतलब आप देखो, आप इसका आकलन करो। बिल्कुल, हमारे जो कहते हैं समाज के लोग हैं, आपके पालकगण हैं, वो जाकर के स्कूल में देखें कि उनके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, उनका मिनिमम लर्निंग लेवल किस करते हैं। यदि उसको कक्षा का है तो उसको अक्षर ज्ञान है कि नहीं है, अंक ज्ञान है कि नहीं, जोड़ना आता है कि नहीं, घटाना आता है कि, यदि ये सब चीजें उसको नहीं मालूम होगा तो वो फिर उसका भविष्य ठीक नहीं होगा। इसलिए हमारे जो करते हैं पालकगण हैं, वो भी जाकर के इस बात मूल्यांकन वो करे खुद जाकर के स्कूल किस स्टेज में है और क्या यहाँ पर जरूरत है, और क्या जरूरत है और क्या बेहतर और हो सकता है, इस पर भी वो विचार करें। आखिर प्राचीन समय में तो यही व्यवस्था के माध्यम से हम भी पढ़ते थे। मैं भी स्वयं सरकारी स्कूल में पढ़ा, और सरकारी स्कूल में गंभीरता के साथ में जैसा काम हो रहा था, वो गंभीरता से हम। लेकिन सरकारी स्कूल और निजी स्कूल के बीच में जो एक खाई है, वो खाई अभी भी पार्टी नहीं जा सकती। लोगों की मेंटलिटी अभी भी सरकारी स्कूल को लेकर, निजी स्कूल को लेकर अभी भी बनी हुई है। निजी स्कूलों में भी मैंने जो अनुभव किया है कि इंग्लिश मीडियम का नाम से ही लोग ये सोचते हैं कि शायद ज़रा अच्छे तरीके से पढ़े, पर ऐसा नहीं है। हिंदी मीडियम के स्कूल भी बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। हमारे सरस्वती शिशु मंदिर आज यदि करते हैं, हम बोर्ड एग्जाम की बात करें तो हमारे बोर्ड एग्जाम में भी 10 बच्चे में भी बात करते हैं तो 4 से 5 बच्चे हमारे सरस्वती शिशु मंदिर के होते हैं। तो इस तरीके से मान लो हिंदी मीडियम भी यदि करते हैं वो कर रहा है, मैं ठीक है, आपका लैंग्वेज कोई भी, आपकी भाषा कोई भी हो, लेकिन आपके जो कहते हैं विचार, आपके जो भाव, आपकी इस राष्ट्रीयता के साथ में जुड़ी होनी चाहिए, आपकी संस्कृति के साथ में जुड़ी होनी चाहिए, ये मेरा सोचना है। और हिंदी मीडियम के स्कूल भी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और हमारे बच्चे हिंदी मीडियम में भी अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। इस बार जब स्कूल शिक्षा में एक बात ये भी देखने को मिली कि जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा हुई तो छत्तीसगढ़ काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इसमें। आपने अभी प्राचीन तमाम बातों को रखा, तो योग कहीं ना कहीं उससे एक जुड़ा हुआ है। योग के लिए जो जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संदेश पूरे विश्व में दिया है, इतने देशों के लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो हम छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर अमित जी के नेतृत्व पर हम लोगों ने इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया कि हम अपने योग को हम अपने उसमें डालेंगे, हमारे स्कूल में, और उसके माध्यम से अब एक शुरुआत आने वाले समय इस शुरुआत है। लेकिन आप लोग भी योग करते दिखे विधानसभा में, वहाँ पर भी आप लोगों ने भी योग किया, बच्चों को बताया कि आप भी योग करो। योग असल में हमारे हिंदुस्तान का ही योग जाकर के विदेश में योगा हो गया, तो हमको लगा कि वो ज्यादा टेस्टी हो गया, पर वो योग हमारे क्या इंग्लिश में जब लिखते हैं तो उसको योगा बोलते हैं। वो एक ये हो गया कि इंग्लिश में होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, ये सोचते हैं, पर हमारे हिंदुस्तान से निकले हुआ हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज इस योग को कर करके इस तरीके से अपने शरीर को करते थे। आप तमाम आपके योजनाओं की बात होगी, स्कूल शिक्षा को लेकर हमने बात की। राजनीतिक जीवन का अगर आपको देखा जाए, आप एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जिसका अपना खास दबदबा है, लेकिन इन दिनों काफी चर्चा हो रही है कि उस परिवार का प्रभाव काफी कम होता जा रहा है बस्तर में। क्या समझते हैं कि प्रभाव कम हो रहा है? नहीं, देखिए वहाँ पर पिताजी ने जिस तरीके से जनसंघ के समय से काम किया, लोग आज भी जुड़े, आज भी काम करते हैं, और ऐसा मैं नहीं मानता कि कोई प्रभाव कम हुआ है। जो भी है, भारतीय जनता पार्टी ने, जो विशेषज्ञ है वो चर्चा जब करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने एक अवसर दिया, वो आज उसके बदौलत आज हम, और इसीलिए आप एक के बाद एक विधायक बन के आप सामने आ रहे हैं, मंत्री है और आप सेवा भी कर रहे हैं।
अगर प्रभाव कम होता तो शायद बिल्कुल हम आगे भी करते हैं 3 बार हमारी सरकार यहाँ पर बनी और आने वाले समय में और अच्छे बेहतर परिणाम आएंगे। लेकिन इन दिनों विपक्ष के निशाने पर सीधे सीधे आप हैं, जो चाहे व्यक्तिगत मामले हो या स्कूलों में आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती का विषय हो। आप चाहते हैं कि शिक्षा वहां पे अच्छी हो, क्वालिटी एजुकेशन मिले, लेकिन विपक्ष इसको प्रमुख मुद्दा बनाए हुए हैं। देखिए विपक्ष का काम है कि वो विरोध करे और यदि कोई अच्छा काम भी होता है तो उसका विरोध करना उनका काम है। और हमने कोशिश की कि किसी तरीके से व्यवस्था को और सुदृढ़ कर सके और इसका समर्थन हमको दूसरे स्तर से मिला। और अभी तो हम जो भी काम कर रहे हैं वो तो विरोध तो करेंगे, क्योंकि अच्छे काम होते हैं तो भी उसका विरोध होता है, ये मैंने देखा है। और राजनीति में अधिक ही होता है, पॉजिटिविटी के साथ अपने मतलब निगेटिविटी को लोग अधिक फोकस करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से हम लोग जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी छत्तीसगढ़ और झारखंड के जर्नलिस्ट थे, तो उनका ये कहना था कि नकारात्मकता में भी आप सकारात्मकता के साथ चलिए, तब आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ तो पूरा नकारात्मक ही निगेटिविटी ही है और आप उसके साथ अगर रहेंगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। बिल्कुल, यदि उनका सहयोग नहीं होगा तो हमको कार्य करने की प्रेरणा कैसे मिलेगी? वो जितना विरोध करते हैं उतना ज्यादा हमको काम करने की प्रेरणा मिलती है, हम लोग और बड़े तरीके से काम कर पाते हैं। यदि विपक्ष सुस्त रहेगा तो हम भी सुस्त हो जाएंगे। इस राजनीतिक जीवन को आप कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? नहीं, राजनीतिक जीवन चुनौती तो है, देखिए तो खैर किस क्षेत्र में चुनौती नहीं है, क्या के रूप में एक्सपेक्टेशन क्या आप जनप्रतिनिधि है तो जनता का एक्सपेक्टेशन काफी होता है। बिल्कुल, जनता के अगर कोई समस्या हो तो उनको लगता है कि मंत्री जी के पास जाए तुरंत जादू की छड़ी चलाए और तुरंत उनका सॉल्व हो जाना चाहिए। जनता चाहती है कि यदि इनकी सरकार है तो सरकार के माध्यम से पूरा मतलब उस पर नियंत्रण हो रहे हैं और पूरा तरीके से इस पर काम हो। कई बार ये होता है कि मेरे मन की इच्छा का कार्य भी हम पूरा नहीं कर पाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मैं मंत्री हूँ तो मेरे हिसाब से पूरा काम होगा या फिर चलते हैं उसके हिसाब से रिजल्ट होगा। लेकिन इसलिए एक बार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री निवास में जब जनदर्शन हुआ तो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अनुपस्थिति में आपको आगे लाया गया, क्योंकि आपका जनता से अधिक जुड़ाव था, इसलिए आपको आगे लाया गया। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का उस दिन स्वास्थ्य था, लेकिन उसका मैसेज कुछ और गया। उन्होंने मुझे लेकिन उसका मैसेज राजनीति में कुछ और गया। उन्होंने मुझे निर्देश किया कि ठीक है, आपने निर्देश का उससे पहले पूर्व भी मैं चलते हैं जनदर्शन में जा चुका हूँ और मैं जनदर्शन में बैठ चुका हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। कई लोगों ने इसको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने लगे कि अगला मुख्यमंत्री आदिवासी अगर क्षेत्र होगा तो केदार जी होंगे, इस तरह की बातें आने लगी। ये और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश किया था उसके कारण से मैं वहाँ पर जनदर्शन में गया था और जनदर्शन में उनसे उनकी बातें सुनकर के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ आज मौजूद थे स्कूल शिक्षा मंत्री केदार कश्यप जी, जिन्होंने तमाम बेबाकी से अपनी बातों को रखा। अगले एपिसोड में किसी खास सक्सेस से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। Sorrow will turn into joy. It was indeed a great joy for us to pray for you today.